नमस्कार प्यारे साथियों, मैं महिपाल गोदर आपका भगत सिंह क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन बात कर रहे थे आमेर इतिहास की कि भाई जयपुर की बारे में बात कर रहे थे, आमेर के बारे में। आमेर के अपन अपन बात कर रहे थे स्वाई जय सिंह जी की। स्वाई जय सिंह जी की अपन बात कर रहे थे तो स्वाई जय सिंह जी का मैंने आपको बताया था 7 मुगल बादशाहों के साथ काम किया था इन्होंने। औरंगजेब की जब मृत्यु हुई तो आजम मुआजम उत्तराधिकार संघर्ष के अंदर ये गए थे, जज्जौ के युद्ध के अंदर 7 मुगल बादशाहों के साथ काम किया था। उसके बाद मैंने बताया था बूंदी है, बूंदी के बुद्ध सिंह की जब मृत्यु होती है तो दुर्ले सिंह और उनके पुत्रों में जो उनके लड़ाई होती है उसके अंदर सोए जय सिंह जी भाग लेते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था भरतपुर के अंदर बदन सिंह को ये राजा बनाते हैं। उसके बाद मैंने बताया था मुगलों ने 3 बार इनको मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था। मालवा का सूबेदार नियुक्त करने का मुख्य रीजन यह था मराठाओं का कि भाई मराठा आक्रमण कर रहे थे मालवा के ऊपर और मालवा मुगलों से संभला नहीं पा रहे थे। उसके बाद इन्होंने धौलपुर के अंदर संधि करवाई थी। धौलपुर के अंदर मुगल मराठा संधि हुई थी। उसके बाद इनके जब एक अश्वमेध यज्ञ के बारे में बताया था, अश्वमेध यज्ञ कराने वाले अंतिम हिंदू राजा यही थे कि भाई इनके बाद किसी ने अश्वमेध यज्ञ नहीं करवाया था। इसके बाद इनकी स्थापत्य कला की बात की थी तो उन्होंने जयपुर का निर्माण करवाया था सबसे पहले। तो नौ चौकड़ी के रूप में निर्माण करवाया था, मैंने बताया था ऐसे जयपुर का निर्माण करवाया। जेविलियर डी सिल्वा पुर्तगाल से इनको एक वास्तुशास्त्र के ज्ञाता थे, उनको बुलाया था। विद्याधर भट्टाचार्य जी आए थे, उन्होंने विद्याधर भट्टाचार्य ने बताया था। उसके बाद सर्वप्रथम बादल महल का निर्माण करवाया था। बादल महल का निर्माण कहां पे करवाया था? शिकार होती एकदम ये शिकार होती वाली जगह मैंने बताया था जंगल के रूप में थी। उसके बाद जयपुर को ऐसे एकदम समतल मैदान के रूप में बनाया। उसके बाद जयपुर शहर को बसाया, जयपुर शहर को बसाया। उसके बाद अपन बात कर रहे थे जयपुर शहर की रक्षा के लिए नाहरगढ़ का निर्माण करवाया। नाहरगढ़ का मैंने बताया था सबसे पहले नाम था सुदर्शनगढ़। उसके बाद नाहर सिंह जी इनके एक सेनापति हुआ करते थे, मुख्य सेनापति। उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो अपने सेनापति के नाम पे इनका नाम नाहरगढ़ रख दिया जाता है। नाहरगढ़ के बाद सिटी पैलेस का निर्माण करवाया। सिटी पैलेस का निर्माण करवाया था अपने स्वयं के रहने के लिए। जयपुर का निर्माण पूछ लिया जाता है 18 नवंबर 1727 को निर्माण करवाया था। यानी ये आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है, आजकल परीक्षा में पूछा जाता है कि जब कोई सा शहर का दे दिया जाता है कि उस शहर का किस दिन निर्माण हुआ था, तो अपने ध्यान रखना है जयपुर का 18 नवंबर 1727 को। सिटी पैलेस का निर्माण करवाया अपने स्वयं के रहने के लिए, या इसे चंद्र महल भी कहते हैं। दोनों नामों से प्रश्न पूछ लिया जाता है। इन्हीं के जस्ट मंदिर के इनके महल के सामने अपने भगवान गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। गोविंद देव जी के यहाँ अपने मंदिर का निर्माण करवाया। गोविंद देव जी का मंदिर का निर्माण अपने जस्ट जो अपने स्वयं रहते थे उस महल के सामो साम करवाया था। गौड़ीय संप्रदाय की पीठ है। ये भी ध्यान में रखना अपने। और इन्होंने जल महल का निर्माण करवाया। अश्वमेध यज्ञ के अंदर जो पुरोहित आए थे उनके रहने के लिए जल महल का निर्माण करवाया था। ये तो अपने हो गए स्थापत्य कला। इसके बाद मैंने बताया था चित्रकला के माइन चित्रकला सूरत खाना बनाया चित्रकला के लिए आमेर में। सूरत खाना चित्रकला के लिए आमेर के अंदर सूरत खाने का निर्माण इसलिए करवाया कि यहाँ पे आके चित्रकारी हो सके।
उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इनकी कोई बातें पूछे तो सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधार के अंदर मैंने बताया था सती प्रथा पर रोक लगाई 1727 के अंदर। 1727 के अंदर इन्होंने बाल विवाह के ऊपर रोक लगाई, जो अपने वर्तमान में सरकारें अभी भी ये इन पे प्रोसेस जारी है। उसके बाद मैंने बताया था ब्राह्मणों को एक किया था, 6 प्रकार के ब्राह्मण थे, उन सबको एक साथ खाना खिलाया, उन सबको एक साथ किया था। वो थे अपने स्वयं जय सिंह जी। और उन्होंने अंतरजातीय विवाह करवाया। अंतरजातीय विवाह से मैंने कल आपको बताया था कि अंतरजातीय विवाह के अंदर ये होता है कि अपने जैसे अभी वर्तमान में ये शहरों के अंदर चलने लगे हैं, ज्यादातर तो शहरों के अंदर ये कि भाई जो अपने से अलग कास्ट के व्यक्ति है, अलग कास्ट की लड़की है, उसके साथ शादी करते हैं, उसको अंतरजातीय विवाह कहते हैं। उन्होंने कहा कि भाई छूट है, आप ऐसा कर सकते हो, कोई इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लो। और साधु संतों को गृहस्थ जीवन, एक इनका है साधु संत गृहस्थ जीवन, कि भाई साधुओं को कह दिया कि भाई आप, बढ़िया बात है, आपने गेरुआ रंग के वस्त्र धारण कर दिए, आपने छोटी अवस्था में ऐसा कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु आप एक काम करो, आप गृहस्थ जीवन जीने लग जाओ, आप शादी कर लो, इससे भी आप साधु रह पाओगे। क्योंकि वर्तमान में अपन देखते हैं ये बड़े बड़े जो बाबा हैं उनका कारनामे देखते हैं, इस वजह से उनको पहले ही स्वयं जय सिंह जी को पहले पता था ऐसा आगे होने वाला है, इसलिए इन्होंने साधु संतों को गृहस्थ जीवन के बारे में कह दिया। और साधु संतों के लिए एक अलग से मथुरा के अंदर मैंने बताया था, मथुरा के अंदर एक अलग से इनके लिए गांव बसा दिया, साधु संतों के लिए अलग से गांव बसा दिया था। अब जब अपने स्वयं जय सिंह जी की बातें हो जाती है, समाप्त है, उसके बाद अपन चलते हैं आगे। जय सिंह जी के पुत्र आगे अगले राजा बनेंगे आमेर के। अगले राजा बनने तो वैसे जय सिंह जी के, स्वयं जय सिंह जी के पुत्र अपने जो मेवाड़ की रानी थी चंद्र कंवर, उसका बेटा राजा बनना चाहिए था, परंतु अगला राजा बनता है ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह राजा बनता है, स्वयं जय सिंह जी का सबसे बड़ा पुत्र, और इसका ही भाई है वो चंद्र कंवर का बेटा। चंद्र कंवर का बेटा कौन है? स्वयं माधो सिंह। वो अपन आगे देख लेंगे, अभी इन्हीं के जस्ट बाद या इनके साथ जो जो युद्ध होंगे वो उन्हीं से होंगे, माधो सिंह जी से। तो स्वयं माधो सिंह जब राजा बनते हैं तो भाई राजा तो बनना चाहिए था, देबारी समझौता हुआ था एक इनके, अपन 5-7 बार बात कर चुके हैं। देबारी समझौता क्या था? देबारी समझौता यह था कि मारवाड़ में अमर सिंह को राजा बनाना था, अजीत सिंह को दुर्गादास राठौड़ वगैरह राजा बना रहे थे। औरंगजेब 30 साल तक उनको राजा नहीं बनाता है, फिर अजीत सिंह को राजा बनाना था। एक तो अजीत सिंह, और मेवाड़ के महाराजा उस टाइम थे अमर सिंह द्वितीय। और स्वयं जय सिंह आमेर वाले, इनके बीच समझौता हुआ था। समझौता यूं हुआ था कि भाई जो स्वयं जय सिंह जी से अमर सिंह द्वितीय अपनी बेटी की शादी करवाते हैं, अमर सिंह द्वितीय अपनी बेटी की शादी स्वयं जय सिंह जी से करवाते हैं, और स्वयं जय सिंह जी को से शर्त कहते हैं कि भाई आपसे जो, यानी मेरी बहन चंद्र कंवर से जो भी प्राप्त पुत्र होगा उसको नेक्स्ट राजा बनाना, आमेर का किंग ऑफ अगला बनाना इनको। स्वयं जय सिंह जी से प्राप्त और चंद्र कंवर से प्राप्त पुत्र था माधो सिंह, परंतु उन शर्तों का उल्लंघन हुआ और माधो सिंह को राजा नहीं बनाया जाता है। स्वयं जय सिंह के प्रिय पुत्र वैसे यही थे ईश्वरी सिंह, और बड़े बेटे भी यही थे, सबसे बड़े बेटे यही थे, इसलिए राजा ईश्वरी सिंह जी को बना दिया जाता है। शर्तों का यहाँ पे उल्लंघन होता है, देबारी समझौते को यहाँ पे तोड़ दिया जाता है। उसके बाद जब ईश्वरी सिंह राजा बने थे तो ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में युद्ध होते हैं, उन युद्धों की बात कर लेते हैं। राजमहल का युद्ध हुआ था एक तो इनके, एक तो हुआ था इनके बीच राजमहल का युद्ध, एक युद्ध होता है इनके बगरू का युद्ध। राजमहल स्थान है जो अपने टोंक के अंदर है। राजमहल का युद्ध, और यहीं पे लिख दूं बगरू का युद्ध साथ ही में, दोनों
लगभग समान ही है। राजमहल का युद्ध तो हुआ था टोंक के अंदर, और बगरू जो है, बगरू अपने जयपुर के पास, यानी जयपुर के ही अंदर एक जगह है बगरू, यहाँ पे युद्ध होता है। ये तो होता है अपने 1747 के अंदर, और ये होता है 48 के अंदर। 1748 और 1747 के अंदर युद्ध होता है। तो दोनों के बीच युद्ध हुआ था, तो राजमहल का युद्ध हुआ था। राजमहल का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच होता है, दोनों ही। ईश्वरी सिंह वर्सेस माधो सिंह। माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच होता है। ईश्वरी सिंह की साइड लेने, मैंने बताया था भरतपुर के अंदर राजा इन्होंने बनाया था बदन सिंह को, तो बदन सिंह जी के पुत्र थे सूरजमल। महाराजा सूरजमल भरतपुर वाले आए थे ईश्वरी सिंह की तरफ से। माधो सिंह की तरफ से एक तो आए थे बूंदी वाले, एक आए थे मेवाड़ वाले, और एक मराठा आए थे। देखो बूंदी के अंदर इन्होंने राजा बना दिया था दल्ले सिंह जी को। इनके पिताजी थे ईश्वरी सिंह जी के पिताजी स्वय जय सिंह जी ने, मैंने बताया था स्वय जय सिंह जी ने राजा बनाया था दल्ले सिंह को। तो दल्ले सिंह तो आता है इनकी तरफ से, ईश्वरी सिंह जी की तरफ से। और जो है माधो सिंह की साइड से आता है उमेद सिंह। उमेद सिंह बदन सिंह का पुत्र था। उमेद सिंह बूंदी वाले। कि भाई उमेद सिंह इसलिए आते हैं, उमेद सिंह को राजा नहीं बनाते स्वयं जय सिंह। स्वयं जय सिंह से बदला लेने, मतलब ईश्वरी सिंह से बदला लेंगे वो। स्वयं जय सिंह की मृत्यु होगी तो उमेद सिंह आते हैं। एक तो उमेद सिंह बूंदी के, उसके बाद आते हैं एक तो मेवाड़ के जगत सिंह। जगत सिंह द्वितीय, इनके मामा जी हो गए माधो सिंह जी के। और आते हैं मराठा, और आते हैं दुर्जन साल। दुर्जन साल कोटा के। अब इन सबको देख के आप सबको यही लग रहा होगा कि भाई इन दोनों के बीच जो जो युद्ध हुए थे ये सेम के सेम रहे थे दोनों के अंदर। देखो ईश्वरी सिंह की तरफ से तो अपने भरतपुर के महाराजा सूरजमल जी आते हैं। और आप सबको लग रहा होगा माधो सिंह की तरफ से ये इतने आ रहे हैं तो सब के इन दोनों युद्धों के अंदर ये अपने माधो सिंह ही जीता होगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ था। राजमहल के युद्ध के अंदर ईश्वरी सिंह जीत जाता है। उसके बाद 1748 के अंदर ये युद्ध होता है बगरू का। 1748 बगरू वाले युद्ध के अंदर ये सब जीत जाते हैं इतने वाले कि भाई मराठा, मेवाड़, दुर्जन साल, उमेद सिंह ये सब जीत जाते हैं। पहले युद्ध के अंदर, राजमहल के युद्ध के अंदर कौन जीता था? ईश्वरी सिंह। फर्स्ट युद्ध के अंदर ईश्वरी सिंह। सेकंड युद्ध हुआ था बगरू का। बगरू के युद्ध के अंदर ये जीत जाता है माधो सिंह। माधो सिंह तब जीतता है तो भाई मराठा शर्त रखते हैं कि भाई ये जीत गया तो अब आप इनको आधा दे दो, कि भाई आप इनको आधा हिस्सा दे दो। तो इनको टोंक, टोडा और मालपुरा, ये वैसे मालपुरा के अंदर ही रहता था। मालपुरा जगह वैसे मेवाड़ के अधीन आती थी इस टाइम। और मेवाड़ वालों ने अपने भाई भांजे माधो सिंह को राजा बनाने के लिए स्वयं जय सिंह जी को मालपुरा दे दिया था। और ये माधो सिंह जी मालपुरा के अंदर ही रहते थे। ये तीन हो गए। वैसे इनको 5 परगने देने हुए थे। 5 परगने देने हुए थे। 3 इनमें से इंपोर्टेंट जो मैंने बता दिए, टोंक, टोडा, मालपुरा, ये 3 माधो सिंह को दिए थे बगरू विजय के बाद। माधो सिंह को दे दिए थे। अब जैसे देखते हैं राजमहल युद्ध के बाद एक अपने ईश्वरी सिंह जी ने निर्माण कार्य करवाया था, वो देख लेते हैं। और सबसे पहले ये देख लो उमेद सिंह को राजा बनाना। ये बगरू विजय के बाद उमेद सिंह को बूंदी का राजा बनाना।
ये मराठा शर्तें रख रहे हैं। और जैसे मराठाओं की एक शर्त यह भी हुआ करती थी, जैसे युद्ध करने इसकी साइड से आए माधो सिंह की साइड से, तो माधो सिंह से तो युद्ध का वो उनकी पीस वगैरह होती थी, यानी हरजाना मान लो, हरजाना यानी युद्ध का हरजाना ये माधो सिंह से तो लेंगे ही लेंगे। परंतु ईश्वरी सिंह जीतता है या हारता है तो ईश्वरी सिंह से भी लेंगे कि भाई हमारा समय बर्बाद किया आपने, हम आप दोनों से वो लेंगे हरजाना। तो ये इससे भी लेते हैं, ईश्वरी सिंह जी से भी हरजाना लेते हैं। इनसे तो जो फिक्स रेट होती है इनकी पहले ही कह दिया जाता है कि भाई इतने रुपए लेंगे, युद्ध करेंगे आपकी तरफ से। तो ये मराठा इस वजह से माधो सिंह के साथ आते हैं। अब जैसे देख लेते हैं, इन्होंने एक शर्त ये थी कि उमेद सिंह को राजा बनाना बूंदी का, तो राजा बनाना तय हो गया, इनको ये 5 परगने देने तय हो गए। ठीक है, बगरू युद्ध के बाद, राजमहल युद्ध के विजय के बाद ईश्वरी सिंह की एक इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ लिया जाता है। एक निर्माण कार्य करवाया था ईश्वरी सिंह जी ने। इस लाट या उसे सरगा सुल्ली भी कहते हैं। राजमहल विजय की उपलक्ष्य में, राजमहल विजय की उपलक्ष्य में यह सरगा सुल्ली या इसे ही ईसर लाट कहते हैं, इसका निर्माण करवाया था। जैसे मैंने बताया था, मेवाड़ के अंदर कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, उसी प्रकार से ईसर लाट या सरगा सुल्ली का निर्माण करवाया था। 7 मंजिला बिल्डिंग है, ये 7 मंजिला बिल्डिंग है। तो उन्होंने, कुंभा ने तो 9 मंजिला का निर्माण करवाया, इन्होंने 7 मंजिला करवाया। वैसे लगभग सेम टू सेम है, विजय स्तंभ के जैसा का जैसा ही ईसर लाट बना हुआ है जयपुर के अंदर। तो ये राजमहल विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था ईश्वरी सिंह जी ने। अब जैसे उस बगरू वाले युद्ध के अंदर तय हो गया था कि भाई माधो सिंह को 5 परगने देने, और मैंने बताया था 5 परगने के साथ साथ उमेद सिंह को राजा बनाना है और मराठाओं को युद्ध का हरजाना देना, ईश्वरी सिंह वो सब देते हैं। उसके बाद मराठाओं को जब मराठाओं को हरजाना दे ही दिया था, तो मराठा एक बार क्या है वापस आ जाते हैं इनसे हरजाना लेने। 1750 के आसपास, 1750 के आसपास जब वापस इनसे हरजाना लेने आते हैं, तो ये क्या करते हैं, तंग होके, इन हरजानों से तंग होकर आत्महत्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। कि भाई इनसे इस टाइम 1750 के आसपास इनसे 7 लाख रुपए मांगे थे, 7 लाख, 7 लाख में से ये 2 ही लाख दे पा रहे थे। इस वजह से क्या हुआ कि मराठों ने धमकाया कि भाई आपको 7 लाख रुपए देने, इसी साल देने, तो ये ऐसा नहीं कर पाते, 7 लाख नहीं दे पाते हैं। इस वजह से ये आत्महत्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। उसके बाद जब अपन आगे चलते हैं तो अगले राजा बनेंगे इनकी मृत्यु के बाद इन राजा बनेंगे माधो सिंह। तो भाई इनसे युद्ध ही माधो सिंह कर रहे थे, तो राजा ही माधो सिंह बनेंगे। माधो सिंह मालपुरा के अंदर बैठे हुए थे, मालपुरा से दौड़े दौड़े आए अमेर और राज्याभिषेक करवा लिया 1750 के अंदर। माधो सिंह वैसे साढ़े शुद्ध आदमी थे, यानी बढ़िया आदमी थे। इनको वैसे राज्य से ज्यादा लगाव नहीं था, राज्य से लगाव यही था कि भाई इनकी शर्त के अनुसार इनको राजा बनना था। ये तो देखो सबको होता है। तो ये राजा बनेंगे 1750 के अंदर, राज्याभिषेक 1750 के अंदर, और ये 67 तक रहेंगे, 1768 तक रहेंगे, 1768 तक। टाइम पीरियड वैसे इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो भाई इसलिए इनसे बात भी कह दी जाती है कि माधो मांगे आदो, माधो मांगे आदो ईश्वर देवे नी पाव। के भाई माधो सिंह तो मांगे आदो, माधो मांगे आदो, ईश्वर देवे नहीं पाव।
क्या भाई माधो सिंह मांगे आदो और ईश्वर सिंह देवे को नहीं पाव, ईश्वर की मर्जी चले, यानी ईश्वर सिंह जी की मर्जी चले। चले तो देवे को नहीं ताऊ। क्या भाई माधो सिंह मांगे आधो, ईश्वरी सिंह देवे को नहीं पाव, यानी आधे को मतलब हो गया 1/2। आधो मांगे भाई आमेर मो आधो के मन माधो सिंह के मन दे दियो, शर्तां के अनुसार देवारी समझौते के अनुसार आधो आधो मन दे दियो, आधे ठहरे जो ईश्वरी सिंह जी। तो माधो मांगे आधो, ईश्वरी देवे को नहीं पाव, यानी 1/4 ही देने के लिए वो राजी को नहीं। ईश्वर की मर्जी चले तो देवे को नहीं ताव, यानी ईश्वर सिंह जी की मर्जी चले तो देवे को नहीं, वो सूत भरी ओ है कहने को मतलब के माधो सिंह तो आधो मांगे, और ये माधो सिंह तो आधो मांगे, ईश्वरी सिंह जी देवे को नहीं पाव देणु कौन सा है। तो भाई देणु कौन सा है, समय बड़ो बलवान हुए, समय बलवान हुए तो मराठा पर आक्रमण करे, मराठा दबाव बनावे तो मराठा दबाव बनावे तो उलट फेर समय को उलट फेर इस प्रकार होता है कि ईश्वरी सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी है। ईश्वरी सिंह 1750 के अंदर आत्महत्या कर लेते हैं। अब माधो सिंह जी की बात करते हैं। तो माधो सिंह जी की माता का नाम तो हो गया चंद्रा कंवर माता, पिता का आपको नाम पता ही है सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह पिता का नाम, माता का नाम हो गया चंद्रा कंवर। अब देखो इनसे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई माता वाला तो आप सबको पता ही है, इनसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक तो ये डेट ध्यान में रखना, 10 जनवरी 1751। 10 जनवरी 1751 डेट इसलिए ध्यान में रखनी है कि भाई ये राजा बनेंगे 1750 के अंदर। सवाई माधो सिंह जी राजा बने, तो राजा बनते मराठा वापस आ गए। मराठा आगमन, यानी मराठा वापस आ गए। पहले तो इसकी साइड से लड़ रहे थे मराठा, क्यों ये भाड़े, वो बोलते ना भाड़े टट्टू बुलाए हुए थे उस टाइम, तो मराठाओं को भाड़े पे बुलाया हुआ था मराठाओं को। इसके बाद मराठा आते हैं वापस, इनसे हरजाना मांगते हैं माधो सिंह जी से हरजाना कि भाई माधो सिंह जी आपका भाई ईश्वरी सिंह था, वो तो हरजाना दे नहीं पाया, अब आप एक काम करो, आप ये हरजाना हमें दो। कि भाई 7 लाख रुपए इनके बक गए थे, आप एक काम करो वो 7 लाख रुपए हमें दो। तो माधो सिंह जी कहते हैं आपका दिमाग तो सही जगह है ना, मैंने आपको युद्ध में बुलाया था, मैंने आप मेरे पैसे दे दिए। तो मराठा कहते हैं दिमाग तो हमारा सही जगह है, आपका एक जगह नहीं है। इस गद्दी है ना, ये आमेर वाली गद्दी, इस गद्दी पे जो बैठेगा ना आगे, चाहे ईश्वरी सिंह का पुत्र बैठे, चाहे आप बैठो, चाहे कोई तीसरा व्यक्ति बैठे, इस आमेर की गद्दी पे जो राज करेगा ना, उसको हमें हरजाना देना पड़ेगा। हरजाना दो आप, तभी आप यहाँ पे बैठ सकते हो। तो भाई माधो सिंह जी की मम्मी भी थोड़ी बहुत चालाक थी, अभी नाम यहाँ पे लिखा हुआ था चंद्रा कंवर। चंद्रा कंवर वैसे चालाक थी, और चंद्रा कंवर ने क्या किया, मराठाओं को भाई बना लिया, मराठाओं को धर्म का भाई बना लिया और मराठाओं को कहा आप तो मेरे भाई हो, आप एक काम करो, अभी थोड़ी बहुत रियायत दो हमें। तो मराठाओं ने कहा भाई तो है, बढ़िया बात है, कोई बात सूचक होगा वो भर देंगे, परंतु अभी आपको कोई रियायत नहीं मिलेगी। तो चंद्रा कंवर ने कहा रियायत ऐसे नहीं देनी है, रियायत अपने को हमें ये दो कि हम अभी तो राजा बने, आप राजा बनते ही आगे, आप एक काम करो, हमें 1 साल के लिए टाइम दो, 1 ईयर का टाइम दो हमें, हम आपका हरजाना और ब्याज सहित आपको पैसे चुका देंगे। ऐसा कह के मराठाओं को बोगला लिया जाता है। तो मराठा कहते हैं हम चलो पंजाब की ओर लूटपाट करके आते हैं। अभी पंजाब की ओर चले गए थे 4000 सैनिकों के साथ, और ये हो गए मराठा हो गए माधो सिंह के मामा श्री। तो माधो सिंह ने कह दिया कि भाई मामा जी आप एक काम करो, आप एक बार 1 साल के लिए पंजाब, यानी इन्होंने कहा आप 1 साल बाद आ जाना, तो मराठाओं ने कहा हम 1 साल के लिए पंजाब चल के आते हैं, पंजाब जाके आ रहे। तो इन्होंने जब 1 साल हुआ और उन्होंने मैसेज किया माधो सिंह जी ने, तो माधो सिंह जी ने मैसेज किया मराठाओं को कि मामा जी आप तो आ जाओ, आपके लिए सब पैसे वैसे रेडी है ब्याज सहित, और मैं यहाँ पे अब
फंक्शन करवा रहा हूं कि मैं राजा बनाऊं, तो जयपुर के अंदर एक फंक्शन करवा रहा हूं, आप विथ फैमिली भी आना। तो भाई मराठा कहते हैं हमारी फैमिली तो दक्षिण भारत के अंदर है, फैमिली सहित तो नहीं आ सकते, पंजाब से हम अपनी 4000 सेना के साथ आ सकते हैं, आपके कोई दिक्कत तो नहीं है। तो माधव सिंह जी कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप तो आ जाओ, 4000 सैनिकों के साथ आ जाओ। तो 4000 सैनिकों के साथ ये जयपुर आते हैं। जयपुर के जब ये 4000 सैनिकों के अंदर जब आते हैं जयपुर के अंदर, तो जयपुर के अंदर मैंने बताया था 7 गेट है जयपुर के अंदर, अलग अलग, चांद पोल, सूरज पोल, आमेरी गेट, अजमेरी गेट, ऐसे 7 गेट हैं। उन 7 गेटों को बंद करवा दिया। एक जो दिल्ली से रास्ता आ रहा था, यानी 6 गेट को तो बंद करवा दिया, जो दिल्ली से रास्ता आ रहा था उसको खुला रखा। उस खुले रास्ते से, ये दिल्ली वाले रास्ते से ये आगे मराठा जयपुर के अंदर घुस गए। जयपुर के अंदर ये घुसते ही इनको साथ चालाकी खेल ली मराठाओं के साथ। ये दिल्ली वाले गेट से, जिस गेट से इन्होंने एंट्री मारी थी, उस गेट को ही बंद करवा दिया था अपने माधव सिंह जी ने। माधव सिंह ये गेट बंद करवा के जयपुर के अंदर जितनी भी जनता थी उन सबको, जनता को छुरी, चाकू, बंदूक, जो भी इनके साथ व्यवस्था हो रही थी, महिलाओं को भी अलग अलग हथियार दे दिए और सबको ऐसा कहा कत्ल आम कर दो इनका। यानी 10 जनवरी 1751 को कत्लेआम करवा दिया जाता है मराठाओं का। यानी जो भी कोई दीवार लांग के भाग रहा था उसको भी पीछे से पैर पकड़ के खींच के नीचे पटक के सब मार रहे थे। और यहाँ 4000 सैनिकों को ये सब धोया इनको और भगा दिया। जो भी जीवित रहे वो मराठाओं को जाके बोले अब हम कभी भी जयपुर पे ना अटैक करेंगे, ना जयपुर की तरफ देखेंगे। परंतु ऐसा नहीं होता है। ये 1751 की घटना है। 1751 के 5-7 साल बाद ये जब वापस मराठाओं को ये लगता है कि नहीं बदला तो लेंगे, तो 1759 यानी 1759 के अंदर वापस ये मराठा यहां पे जयपुर की ओर आते हैं और अटैक करते हैं। जयपुर की ओर आते हैं और अटैक करते हैं। काकोड़ा का युद्ध होता है। ये स्थान टोंक के अंदर है। 1759 के अंदर। इस युद्ध के अंदर होता क्या है, मराठाओं को, मराठा वर्सेज माधव सिंह था। मराठा वर्सेज माधव सिंह। ये मराठा वर्सेज माधव सिंह काकोड़ा का युद्ध हुआ था। इस युद्ध के अंदर हुआ क्या था कि माधव सिंह इतना भयंकर तरीके से युद्ध लड़ता है और माधव सिंह इस युद्ध के अंदर भी जीत जाता है। इस युद्ध के जीत के बाद, मराठाओं को हराने के बाद, जैसे मान लो कि माधव सिंह बहुत बड़ा राजा बन गया था, यानी मुगल भी इनको मानने लगे थे स्वयं जय सिंह जी की तरह। तो मुगलों के एक और मैंने बताया था कि बदन सिंह भी विरोध कर रहा था मुगलों का, वापस अपने सूरजमल जी भी विरोध करते हैं। तो माधव सिंह जी को कहा कि भाई माधव सिंह जी, उस टाइम अहमद शाह होते हैं मुगल बादशाह, अहमद शाह जी बुलाते हैं माधव सिंह जी को कि माधव सिंह जी आओ दरबार के अंदर, बातचीत करते हैं। तो माधव सिंह जी को अहमद शाह कहते हैं कि भाई एक आपकी साइड का ये सूरजमल नाम का व्यक्ति है, जो आप भरतपुर वाला सरदार, ये हमसे थोड़े बहुत पंगे ले रहा है, आप एक काम करो इनको थोड़ा बहुत समझा दो या तो भाई सूरजमल जी का समझौता करवा देते हैं मुगल बादशाह के साथ, अहमद शाह के साथ सूरजमल जी की संधि करवा देते हैं माधव सिंह जी। तो माधव सिंह जी ने सूरजमल जी की संधि करवाई थी अहमद शाह के साथ। उसके बाद क्या हुआ था, मराठा वापस रुकने वाले तो थे नहीं, मराठाओं ने मराठा नहीं, इस बार क्या हुआ था कि हुआ ये था कि भाई सूरजमल से जब ये संधि करवा देते हैं तो मुगल बादशाह अहमद शाह क्या होते हैं, खुश होते हैं। खुश होके इन माधव सिंह जी को कहते हैं आपको रणथंभौर दे देते हैं, रणथंभौर इनको दे दिया जाता है। रणथंभौर देने की बात कर ली जाती है इनको, माधव सिंह जी को। मुगलों के साथ जब सूरजमल की संधि करवा दी जाती है
तो संधि के बाद, सूरजमल जी की संधि के बाद है रणथंभौर देते हैं। तो रणथंभौर उस टाइम में अपने कोटा के अधीन आता था, कोटा के अधीन। रणथंभौर का किला दे दिया था, उस टाइम वो कोटा के अधीन था। तो कोटा के उस टाइम राजा थे, अभी मैंने बताया था, शत्रुसाल, दुर्जन के पुत्र। भाई ये शत्रुसाल पहले माधो सिंह जी की तरफ से आए थे युद्ध करने के लिए, उत्तराधिकार का लड़ाई हुई थी बगरू, और उस टाइम ये शत्रुसाल के पिता दुर्जन साल थे जो इनकी तरफ से आए थे। जो हुआ क्या था कि रणथंभौर दे दिया था, तो रणथंभौर दे दिया, तो रणथंभौर पे ये अटैक करके रणथंभौर पे अधिकार कर लेते हैं माधो सिंह जी। माधो सिंह जी ऐसा करते हैं, तो शत्रुसाल को जब ये बात पता चलती है तो एक इनके बीच युद्ध होता है। युद्ध इसलिए होता है, शत्रुसाल ने कहा था कि भाई रणथंभौर, आप रणथंभौर पे अटैक क्यों करते हो? तो माधो सिंह जी ने कहा हमें तो मुगलों ने दिया रणथंभौर, कि मुगलों के बाप का थोड़ी है रणथंभौर तो हमारा है। शत्रुसाल ने कहा कि भाई उस टाइम ये हुआ था कि मुगलों के पास तो मुगलों की सत्ता बचाने के लिए टाइम नहीं था, यानी मुगल अपनी सत्ता ही नहीं बचा पा रहे थे, उतनी काबिलियत नहीं थी उनमें। तो उनको शत्रुसाल जी ने कहा कि हमारा है रणथंभौर, तो मुगलों का नहीं है ये। तो ये इनके बीच युद्ध होता है, तो माधो सिंह वर्सेस शत्रुसाल के बीच युद्ध होगा। उस युद्ध का नाम है बटवाड़ा का युद्ध। बटवाड़ा का युद्ध, बटवाड़ा का युद्ध होगा। तो ये होगा रणथंभौर किले के लिए शत्रुसाल और माधो सिंह के बीच। शत्रुसाल के इस युद्ध के अंदर एक इतने बेहतरीन कमांडर थे, सैनिक थे, उनका नाम है जालिम सिंह। क्या नाम है? जालिम सिंह। बटवाड़ा का युद्ध हुआ था, माधो सिंह वर्सेज अपने शत्रुसाल, और इनके कमांडर है, सेनापति है जालिम सिंह झाला। जालिम है सिंह झाला। बटवाड़ा का युद्ध होगा। बटवाड़ा के युद्ध के अंदर जालिम सिंह झाला युद्ध लड़ेंगे। बेहतरीन युद्ध होगा इनके बीच। 1761 के आसपास हुआ था ये। 1761 के पास जालिम सिंह झाला के निर्देश के अंदर, यानी जालिम सिंह झाला इतना शातिर व्यक्ति, इतना भयंकर शरीर इसका देखे जैसे डाकू के टाइप का शरीर, बहुत ही लंबा चौड़ा व्यक्ति था जालिम सिंह। इतना बेहतरीन लड़ा कि इतने बड़े राजा माधो सिंह को इस युद्ध के अंदर हारना पड़ा था। हराया, माधो सिंह को हरा दिया था। जालिम सिंह की सेना यानी शत्रुसाल की सेना ने इसको माधो सिंह को हरा दिया था। ये युद्ध हुआ था बटवाड़ा का युद्ध हुआ था 1761 के अंदर। माधो सिंह इस युद्ध के अंदर हार जाता है। बटवाड़ा का युद्ध। उसके बाद देखो एक दो इन्होंने निर्माण कार्य करवाए थे, वो देख लेते हैं। 1763 के आसपास निर्माण कार्य करवाते हैं। 1763 के अंदर सवाई माधोपुर की स्थापना करवाते हैं अपने ही नाम पे। सवाई माधोपुर शहर का निर्माण करवाया 1763 के अंदर। जयपुर का निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह, तो उसका नाम रख दिया गया था जयनगर, सवाई जयनगर रख दिया था। उसी प्रकार से सवाई माधोपुर का निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह जी ने। सवाई माधोपुर का निर्माण 1763 के अंदर। और उसके बाद चाकसू है अपने जयपुर के पास, चाकसू के अंदर है शीतला माता। शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया भाई माधो सिंह जी ने। शीतला माता मंदिर का निर्माण पूछ लिया जाता है, शीतला माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाया था अपने माधो सिंह जी ने। और एक अपने, आप सबने जयपुर जो गए हैं उन सब ने देखा होगा
मोती डूंगरी मंदिर है, वो आप सबने देखा होगा। उस मंदिर के जब ऊपर चढ़ते हैं तो ऊपर देखते हैं ऊपर की साइड उसके पास मोती महल का निर्माण करवाया था। मोती महल मंदिर नहीं, मोती महल का निर्माण करवाया। ये कहा जाता है ऐसे शिवरात्रि के आसपास 1-2 दिन खुलता है ये मोती महल। ये अपने सवाई माधो सिंह ने मोती डूंगरी महल है, वैसे मोती डूंगरी महल। मोती डूंगरी के ऊपर एक गणेश जी का मंदिर भी बना हुआ है, वो सब आप जयपुर जाते हो वो देख के आते हो। और ये तो क्या है, कभी कभार ही खुलता है। अब सवाई माधो सिंह जी की बात होगी, सवाई माधो सिंह जी के बाद अब आप बात करें अगली क्लास के अंदर। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास वीडियो डालते नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।